हेलो एवरीवन। तो आज हमारा 6th लेक्चर है क्लास 11th के लिए और हम आज पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, सेल बायोलॉजी पढ़ा था और हमने कहा था कि ये दोनों चैप्टर आपस में लिंक है। तो आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप पहले उसे देखिए, है ना। और अगर हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर है पर बहुत ही मार्क स्कोरिंग चैप्टर है। ये बहुत ही ज्यादा नंबर दे के जाता है, नीट के बेसिस से भी और बोर्ड के बेसिस से भी। नीट की बात करें तो नीट में इससे 7 to 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम बात करें बोर्ड्स की तो बोर्ड्स में भी ये 8 नंबर दे करके ही जाता है। तो ये चैप्टर दोनों की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें समझना क्या है मैं वो बताता हूँ। सेल डिवीजन और सेल साइकिल, है ना। सेल साइकिल से समझ आ रहा है कि सेल का हम साइकिल को कंप्लीट करेंगे और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और दूसरी बात, हम सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है। डिवीजन का मतलब होता है टूटना। और डिवीजन हम इसमें क्या होता है, सेल में कैसा डिवीजन होता है, सेल में डिवीजन होता है मियोसिस और माइटोसिस। अगर हम बात करें मियोसिस की तो मियोसिस डिवीजन कैसा होता है और माइटोसिस डिवीजन कैसा होता है, इसको लेकर के चैप्टर है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो मियोसिस में क्या बोलेंगे। मियोसिस डिवीजन जो होता है ना, वो क्या करता है, जैसे कि मान लो कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर कैसा सेल होगा, डिप्लॉइड सेल होगा। वो डिप्लॉइड सेल अगर जब दो डॉटर सेल में टूटते हैं ना तो वो एन और एल में टूट जाता है। मतलब वो सिंपल सी बात है, उसका प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाता है। या तो यूं कहो को अपना इक्वली हाफ में डिवाइड होता है। वही बात करें अगर हम माइटोसिस की तो माइटोसिस में अगर मान लो कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास डिप्लॉइड सेल होगा। और वो डिप्लॉइड सेल जो है अलग अलग दो डिप्लॉइड सेल को वो बना लेगा। जैसे कि 2n है, अगर वो डिवाइड करेगा तो 2n और 2n में ही टूटेगा। मतलब उसमें कोई भी प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं होगा, जैसा प्लॉइडी लेवल था सेम ही रहेगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। और अगर आपको याद हो तो सेल बायोलॉजी के लेक्चर में भी हमने सेल डिवीजन का जिक्र किया था थोड़ा सा, है ना। तो सेल डिवीजन जो होता है वो दो टाइप का होता है। सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। इस तरह हम यहाँ पर ये डायग्राम देखो, आप समझ जाओ। दो तरह के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है वो उस डायग्राम के थ्रू ही समझ जाएंगे अपन, है ना। तब देखो, ये एक सेल है। मान लो ये जो सेल है ये डिप्लॉइड सेल है। कैसा है? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड कैसे लिखते हैं? 2n से लिखते हैं, है ना। डू 2n से लिखते हैं, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो ये जो है ये डिप्लॉइड सेल है। ये आगे जाकर के दो अगर डिप्लॉइड सेल में तोड़ता है ना। अगर ये सेल आगे जाकर के दो डिप्लॉइड सेल में ही टूटेंगे तो हम उस तरह के डिवीजन को कहेंगे माइटोसिस डिवीजन। क्लियर है? और अगर एक सेल है जो ये भी डिप्लॉइड है, कैसा है? ये डिप्लॉइड है। मान लो ये कैसा है? ये भी डिप्लॉइड है। लेकिन ये सेल अगर आगे जाकर के हैप्लॉइड में टूट जाए, मतलब दो हैप्लॉइड सेल में टूट जाता है, तो हम कहेंगे ये जो डिवीजन हो रहा है ये मियोसिस डिवीजन हो रहा है। क्लियर है? अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। पहला डिफरेंस तो हम देख लिया कि ये जो है माइटोसिस कहता है कि अगर कोई भी सेल डिप्लॉइड है तो वो आगे जाके दो डिप्लॉइड सेल में ही टूटेगा। और वो जो सेल मिलता है हम उसको कहते हैं डॉटर सेल्स। क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स कहते हैं। और मियोसिस क्या कहता है कि अगर कोई भी डिप्लॉइड सेल है तो अगर वो टूटेगा तो दोनों इक्वल हाफ में टूटेंगे। मतलब कि अगर वो डिप्लॉइड था तो वो दो हैप्लॉइड में टूटेगा। क्लियर है? यहाँ तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। दूसरा चीज ये है मियोसिस में कि ये जो मियोसिस डिवीजन होता है ना ये दो बार होता है ना। कितने बार होता है? दो बार होता है। और माइटोसिस डिवीजन सिर्फ एक बार होता है। अब मियोसिस डिवीजन दो बार कैसे होता है वो देखो। यहाँ पर हमें दो डॉटर सेल मिल चुका है ना। दो डॉटर सेल मिल चुका है। अब ये दो डॉटर सेल से भी जो है आगे जाके हमें ये देखो, ये दो डॉटर सेल है। एक डॉटर सेल से दो डॉटर, यहाँ दो डॉटर सेल बनेगा और ये इस डॉटर सेल से भी दो डॉटर सेल मिलेंगे। तो टोटल डॉटर सेल्स कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। और यहाँ पर कितने डॉटर सेल्स प्रेजेंट हैं? सिर्फ 2। मतलब देख ही सकते हो डिफरेंस क्या क्या है ना। दूसरा डिफरेंस क्या निकल के आया कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसमें दो डॉटर सेल ही प्रेजेंट होते हैं और जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें चार डॉटर सेल प्रेजेंट होते हैं। क्यों होता है वो रीजन हमने देख लिया। तो सेल डिवीजन में जो है यही हमें पढ़ना है, बस इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डिटेल में थोड़ा बहुत एनसीईआरटी ने दिया है तो उसको कवर करना जरूरी है। पर अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया हो कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है माइटोसिस और मियोसिस में, तो आप यहाँ से क्लियर कर लोगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर पहले हम सेल डिवीजन ना पढ़ के पहले सेल साइकिल को कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा छोटा चैप्टर है ना। मतलब कि वो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। तो पहले उसको क्लियर करते हैं। बस आपको ये मुझे यहाँ बताना था कि जो माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? अब देखो,
अब आते हैं सेल साइकिल की ओर, है ना, क्या आते हैं, अब सेल साइकिल की ओर आते हैं। तो सेल साइकिल स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताते हैं सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल जो है ये दो पार्ट में घिरा हुआ है ना, सेल साइकिल जो है ये दो पार्ट से घिरा हुआ है। पहला पार्ट होता है इंटरफेज, ये जो फेज देख रहे हो ये है इंटरफेज। इसने सेल का 90% एरिया, 95% एरिया बोलो या 95% टाइम बोलो, वो कंज्यूम करके रखा है इसने, है ना। ये येलोइश पार्ट जो है ये हमारा है इंटरफेज, क्लियर है। और ये जो ग्रीन वाला पार्ट देख रहे होगे ये बहुत छोटा सा, ये तो मतलब अप्रोक्स समझो तो जो 5% पार्ट है ना, 5% पार्ट जो है सेल का वो कंज्यूम करके रखता है एम फेज। कौन सा फेज, एम फेज, क्लियर है। अब बात करो तो ऐसा होता क्यों है, ये 90% एरिया क्यों रखता है और 5% क्यों रखता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। पर इससे मैं इसको याद रखने का ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो ये जो हमारा इंटरफेज है ना, उस फेज को मान लो आप जो है ये प्रिपरेशन फेज है। क्या है, ये प्रिपरेशन फेज है। जैसे कि आप मान लो कोई भी ये जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो प्रिपरेशन टाइम जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है कि नहीं होता। और ये जो एम फेज है हमारा, जो 5% टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसको मान लो आप रिजल्ट फेज, या फिर ये सॉरी ये जो इसको मान लो आप एग्जाम फेज। जिस तरह देखते हो आप प्रिपरेशन तो करते हो बहुत टाइम के नीट के, मान लो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन 3 घंटे लास्ट के 3 घंटे ही आपके जो फ्यूचर्स हैं समझो, तो वो डिसाइड करता है कि आप नीट क्लियर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो जो रिजल्ट का टाइम, सॉरी जो आपका एग्जाम का टाइम होता है वो कम होता है, और प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। तो इससे आप याद रख लोगे कि प्रिपरेशन फेज को ही हम कहते हैं इंटर फेज, और हमारा रिजल्ट फेज कहलाता है एम फेज, क्लियर है। बहुत बढ़िया, अब आओ इस डायग्राम की ओर, है ना। अभी हम बात करते हैं ये जो इंटरफेज है जिसने 95% टाइम लिया लेके रखा है सेल का, उसके अंदर भी 3 फेज होते हैं। कौन कौन से, एक होता है G1 फेज, एक होता है S फेज, फिर G2 फेज। एक सीक्वेंस में याद रखना है, ऐसा नहीं कि G1 के बाद G2 ले आना, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस में है ना, पहले G1 फेज आएगा, फिर S फेज आएगा, फिर आएगा हमारा G2 फेज। अब बहुत जन क्वेश्चन ये भी कर रहे होंगे कि सेल साइकिल घूम रहा है तो ऐसा आएगा, लेकिन अगर सेल अगर रुका हुआ है, मान लो सेल अगर डिवीजन रुका हुआ है, तो कौन सा फेज आएगा। तो जब सेल अगर रोटेट नहीं कर रहा, तो सेल जो है वो साइकिल नहीं घूम रहा है, तो वहां पर तो हम बोलेंगे कि वो है कि जी नॉट फेज को लिखते हैं G0 के साथ, है ना, G0 के साथ। और G0 को मतलब कि जो G0 फेज है उसको हम क्वेसेंट फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेसेंट फेज कहते हैं, जो कि टेम्पररी और परमानेंट एग्जिट करवाता है सेल साइकिल से। मान लो कि किसी को सेल साइकिल से बाहर जाना है ना, टेम्पररी के लिए या फिर हमेशा के लिए, तो ये G0 फेज के थ्रू ही बाहर जा सकता है। देखो आप सिंपल सी बात को समझो, आप किसी की ट्रेन में बैठे हो, है ना। अगर मान लो आपको किसी स्टॉपेज पे उतरना है, तो आप किससे उतरोगे, गेट से उतरोगे, ऐसा तो है ना। अब वो गेट से तो तभी उतरोगे ना जब ट्रेन मतलब कहीं खड़ा हो। ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन जो है वो 120 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और आप क्या किए, गेट के पास गए और झांप दे दोगे। ऐसा होता है क्या, नहीं होता, है ना। तो आप ये G0 फेज से तभी बाहर आ सकते हो जब सेल साइकिल नहीं हो रहा होगा, है ना। तो ही ये सेल साइकिल आप किसी भी कोई चीज को अगर बाहर आना पड़ता है, तो वो तभी बाहर आ सकता है जब सेल साइकिल स्टॉप हो, है ना। तब ही ये G0 फेज जो है वो काम करता है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन फेज कहते हैं, जो टेम्पररी और परमानेंट एग्जिट करवाता है सेल साइकिल से किसी को भी। अब बात आती है, अगर टेम्पररी किसी को एग्जिट करना है तो वो स्किन के सेल से एग्जिट कर ले, अगर परमानेंट एग्जिट करना है तो वो नर्व सेल से एग्जिट करता है, क्लियर है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सेल होता है, ये जो हमारा G0 फेज होता है, इसमें मेटाबॉलिकली ये जो है ना सेल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं इस कंडीशन पे, ओके। चलो क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो हमने इंटरफेज पढ़ लिया, G0 फेज भी देख लिया। अब बात करते हैं एम फेज के बारे में। एम फेज भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस, है ना। एक है कैरियोकाइनेसिस, एक है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के अंदर में क्या आता है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी 4 चीज आते हैं। कौन कौन से चीज आते हैं वो देखो। कैरियोकाइनेसिस के अंदर आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कौन कौन से फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो ये भी सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि पहले कौन सा फेज आएगा, प्रोफेज आएगा अपना, फिर कौन सा फेज आएगा, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। अब कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है ना। तो अब इसके लिए भी ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक है पीएम एट साइटोकाइनेसिस। पीएम एट साइटोकाइनेसिस आपको याद आएगा, पी से याद आना चाहिए प्रोफेज, एम से याद आना चाहिए मेटाफेज, एन से ए से याद आना चाहिए फिर आपको एनाफेज, और टी से टेलोफेज, क्लियर है।
तो ये ट्रिक जो है ना और नीट के स्टूडेंट के लिए ही है, बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हो उससे तो लिखना ही पड़ेगा। तो लिखने के लिए आपको याद तो करना ही पड़ेगा, आप उस टाइम तो कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हो, पर मान लो अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप उस टाइम जो है बोर्ड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ईजी पड़ेगा। देखो नीट और बोर्ड के लिए डिफरेंस बस ये होता है ना कि नीट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ट्रिक बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ट्रिक जो है बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको नाम याद रखना जरूरी हो जाता है ना। हर जगह आप ट्रिक नहीं लगा सकते हो। फिर भी हम कोशिश करते हैं जहां पर ट्रिक का मतलब हमें लगता है मैं बता दूंगा, है ना। तो प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके बाद हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। अब इसी को हम यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें, है ना। ये डायग्राम है, ये देख सकते हो, ये सेल है। सबसे पहले आया कौन सा G1 फेज, फिर हमारा कौन सा फेज है S फेज, फिर यह यहाँ पर हमारा G2 फेज, और यहाँ पर हमारा है, उसके बाद हमने बोला ये हमारा 95% वाला एरिया था, तो ये हमने कवर कर लिया। अब आता है एम फेज। एम फेज में सबसे पहले कौन सा आता है, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज, और लास्ट में हमारा आता है कौन सा, साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से कुछ है, अरेंजमेंट देख लिया। अब यहाँ पर मुझे बताना है एक चीज, ये जो सेल साइकिल होता है ना, यहाँ पर 3 चेक पॉइंट होता है। क्या होता है, 3 चेक पॉइंट है। पहला चेक पॉइंट आता है ये G1 फेज, पहला चेक पॉइंट हमारा आता है ये G1 और S फेज के बीच में, यहाँ पर है ना, इस फेज पे आता है हमारा पहला चेक पॉइंट। दूसरा चेक पॉइंट आता है ये S फेज और G2 फेज के बीच, और तीसरा चेक पॉइंट हमारा आता है इस G2 फेज से G0 फेज के बीच। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको इस चेक पॉइंट को बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। अब यहाँ पर भाई सेल साइकिल जो है वो कवर हो गया है, पर हम बात करते हैं ये G1 फेज G2 फेज के बारे में एक बार हम बता लेते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम G1 फेज के बारे में। G1 फेज में देखा जाए तो G1 फेज में क्या होता है, G1 फेज में जो है सेल का ग्रोथ किया जाता है। सेल को अब ग्रोथ कैसे होगी, तो सेल ग्रोथ तब होती है ना जब सेल सेल के बीच डिफरेंस जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाए, मतलब गैपिंग मिल जाए। तो ये जो G1 फेज होता है वहाँ सेल को गैपिंग मिलती है, जिसके कारण सेल का ग्रोथ होता है, और सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डुप्लीकेट्स करने शुरू कर जाते हैं ना, सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट्स और देयर नंबर। जैसे कि मान लो पहले राइबोसोम जो है 1000 होगा उसके अंदर, तो अब हो जाएगा 2000। ये एग्जाम्पल ऐसा रियल मत मान लेना, है ना। और इसमें ये जो होता है ये मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव होते हैं और सेल ग्रोथ अकर्स, और इसमें मेन काम अगर देखा जाए तो सेल का ग्रोथ करवाना है। एस फेज की बात करें तो एस फेज में हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ, एस फेज में ही सिंथेसिस होता है डीएनए का। एस फेज में ही डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा बात क्या कह रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, और इसमें डीएनए का भी रेप्लिकेशन किया जाता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्म होता है, मतलब हिस्टोन प्रोटीन जो है वो फॉर्म होते हैं। क्लियर है। तो G1 फेज में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। एस फेज में क्या हो रहा है, एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस करवाया जा रहा है, और डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो वो आपको याद रखना है। फिर आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में एटीपी जो होता है इंक्रीज होता है, मतलब एनर्जी बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ जाता है, प्रोटीन भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है, एंजाइम्स बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, और सेल ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा मिल जाता है। तब हम बोल सकते हैं ना कि इंटरफेज में क्या हो रहा है, इंटरफेज जो है वो सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, है ना, और सेल ग्रोथ अकर। और इंटरफेज में क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ मिल रहा है और सेल जो है वो मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव है। किस कंडीशन में, कौन से फेज पे, इंटरफेज पे। तो अब हमारा जो है सेल साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेल डिवीजन की ओर। अब ये डायग्राम की ओर आते हैं। ये डायग्राम क्या आपको ये याद है, ये डायग्राम किसका है? अगर आपको याद नहीं है इसका मतलब आपने मेरा सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर नहीं देखा है, या नहीं जेनेटिक का चैप्टर देखा है। डिस्क्रिप्शन में सेल बायोलॉजी की चैप्टर दी हुई है, आप पहले उसको देखें, क्योंकि उससे ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लिंक है ना। अगर वो आपको क्लियर नहीं होगा तो आगे इस चैप्टर आप नहीं कर पा सकोगे, है ना। पहले इस चैप्टर को जरूर देखें। तो चलिए मैं बताता हूँ ये डायग्राम है किसका। ये डायग्राम है क्रोमोसोम का, जो कि बनता है 2 क्रोमेटिड से मिल करके, और उस क्रोमेटिड को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, अब देख ही सकते हो एक आर्म बड़ा दिख रहा है, एक आर्म छोटा, तो इसलिए इसको हम लॉन्ग आर्म कहे हैं, इसको शॉर्ट आर्म कहे हैं। ये जो ऊपर ऊपर में जो येलोइश कलर दिख रहे हो उसको कहते हैं टेलोमेयर। और हम बता दें जहां पर 2 क्रोमेटिड मिलते हैं वहां पर दो जो क्रोमेटिड मिलते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और इस सेंट्रोमेयर होता है, इसका साइड साइड में प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर। क्या होता है, काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है।
काइनेटोकोर यहाँ पर नहीं शो किया गया है, पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर काइनेटोकोर भी प्रेजेंट होता है। अब हम आते हैं सेल डिवीजन की ओर, और सेल डिवीजन जो है हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो ये स्टेप पहला था, धीरे धीरे स्टेप हम जो है डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे ताकि आप धीरे धीरे समझ सको, है ना, क्योंकि मेरा काम कंफ्यूज करना नहीं है, समझाना है। तो मैं आपको समझाने आया हूँ, कंफ्यूज मत होना बस, है ना। अब हम बात करते हैं, तो ये जो हमारा देख सकते हो यहाँ पर, ये क्या है, ये हमारा क्रोमोजोम है। क्या है, ये क्रोमोजोम है। अब मैंने बताया ना अभी जस्ट कि क्रोमोजोम के साइड साइड में क्या प्रेजेंट होता है, तो काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। अब ये काइनेटोकोर जो है, ये इस स्प्लिंडल फाइबर के प्रेजेंस में, स्प्लिंडल पोल लिखा हुआ है, पर स्प्लिंडल पोल को स्प्लिंडल फाइबर भी बुलाते हैं। तो ये जो काइनेटोकोर है, ये स्प्लिंडल फाइबर से अटैच भी होते हैं, और स्प्लिंडल फाइबर अटैच होके क्या करता है, ये स्प्लिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच होता है और अपनी तरफ इसको खींचता है, मतलब अपनी तरफ इसको खींचने का फोर्स लगाएगा, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ताकि ये अपनी तरफ इसको, इस काइनेटोकोर को अपनी तरफ खींच सके। अब हमें पता है कि काइनेटोकोर किससे अटैच है, तो क्रोमैटिड से अटैच है ना। तो अगर ये इस काइनेटोकोर को अपनी तरफ खींचेगा तो कहीं ना कहीं ये जो क्रोमेटिड है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, वो भी तो इसकी तरफ खींचाएगा ना। तो ये स्प्लिंडल पोल जो है, ये अगर हम बोले तो स्प्लिंडल पोल करता क्या है, तो ये क्रोमोजोम पे लगे काइनेटोकोर पे अटैच होकर के उसको अपनी तरफ खींचता है। क्लियर है। अब खींचेगा तो सिंपल सी बात है, एक क्रोमेटिड इसके तरफ आएगा और एक क्रोमेटिड इसके तरफ, नीचे वाले में भी इसी तरह, नीचे वाला जो क्रोमोजोम है उसके तरफ भी इसी तरह होगा, एक क्रोमेटिड चला जाएगा इसके तरफ और एक क्रोमेटिड आ जाएगा इस वाले पोल की तरफ। क्लियर है। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी और बढ़ेगा, और हम सबसे पहले डिवीजन पढ़ेंगे माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन में हमें पता है क्या होता है, डिप्लॉइड अगर है तो अगर वो डिप्लॉइड में ही टूटेगा, अगर कोई सेल हैप्लॉइड है तो वो हैप्लॉइड में ही टूटेगा। अब माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक चीज यहाँ क्लियर करना है, डीएनए रेप्लिकेशन। अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन डायरेक्टली बोलूँ तो डीएनए रेप्लिकेशन जब भी होता है तो उससे प्लोइडी लेवल में कोई भी चेंज नहीं होता। प्लोइडी लेवल मतलब कि जैसे कि कोई भी सेल हैप्लॉइड है, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि अगर उस किसी भी हैप्लॉइड बॉडी का, हैप्लॉइड सेल बॉडी का अगर डीएनए रेप्लिकेशन कर दें तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्लोइडी लेवल चेंज हो जाए, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो जाए, है ना। ये चीज आपको मेरे को यहाँ समझाना है। ये डायग्राम देख सकते हो, ये जो मैंने बनाया है ना, आपको यहाँ समझना है क्या है वो देखो। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोजोम का। सॉरी, ये जो है ये सिंगल क्रोमेटिड है। क्या है, सिंगल क्रोमेटिड। अभी जब इससे दो क्रोमेटिड अटैच होंगे तो क्या बन जाएगा, एक क्रोमोजोम बन जाएगा। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है कि ये जो जहां जहां मैंने ऐसा 8 से बनाया है ना, ये समझ जाना कि आप क्या है, क्रोमेटिड है। क्या है, ये क्रोमेटिड है। जब इससे दो क्रोमेटिड अटैच हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्रोमोजोम बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो, थोड़ा सा डिफिकल्टी अब और बढ़ेगी। अब हम बता दें, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को देखो तो ये बाहर का ये जो है ना, बाहर का जो लेयर है, ये क्या है, एक सेल है। और आपको अगर डायग्राम याद हो, सेल का डायग्राम अगर आपको याद हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया ईआर बॉडीज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया। इस तरह के सारे क्या है, सेल के ऑर्गेनल्स ही तो है ना। तो ये जो है सेल है, तो सेल के अंदर क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स होगा। और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि होता है डीएनए या फिर आरएनए। तो हमारा डीएनए हमारे अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो डीएनए होता है, जो कि कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ये तो सबको क्लियर ही होगा। और एक चीज बता दूं कि डीएनए जो है ना, वो क्रोमोजोम से अटैच होता है। किससे अटैच होता है, क्रोमोजोम से अटैच होता है। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी और बढ़ेगी, और हम अब स्टार्ट करेंगे पूरे तरह से बोलो तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं सेल डिवीजन कैसे होता है वो चीज पढ़ना। तो हमने देखा था ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, आपको याद होगा वो फेज। अब उसी तरह उस फेज को अपन पकड़ के चलेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जो सेल है कुछ इस तरह का, एक सेल जो है कुछ इस तरह है। हमने पता है ना माइटोसिस में क्या होने वाला है, कोई भी सेल अगर हैप्लॉइड है तो वो किसमें टूटेगा, हैप्लॉइड में ही टूटेगा। अगर कोई सेल डिप्लॉइड है तो किसमें टूटेगा, डिप्लॉइड में टूटेगा। तो मान लेते हैं ये जो सेल है हमारा वो कैसा है, डिप्लॉइड है। कैसा है, ये डिप्लॉइड है, मतलब कि 2n के साथ है, मतलब कि दो क्रोमोसोम इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है। अब देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है, मैंने बोल दिया था ना, ये सेल ऑर्गेनल्स है, ये सेल है, ये पर यहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये सब क्लियर है।
अब देखो हमारा सबसे पहले कौन सा फेज आएगा, प्रोफेज आएगा। प्रोफेज में क्या होता है कि प्रोफेज जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो डिसअपेयर हो जाते हैं। और तो और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो आउटर में ये जो है दिख रहा है ना, ये जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो प्रोफेज के स्टार्ट होते ही डिसअपेयर हो जाता है। डिसअपेयर हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या बचा है, तो जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब एक क्रोमोजोम के जैसा क्रोमोजोम में बन कन्वर्ट हो जाता है ना। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देख सकते हो कि ये सेल है, सेल के अंदर क्या दिख रहा होगा आपको, दो क्रोमोजोम दिख रहे होंगे। दो क्रोमोजोम है, मतलब कि कितना क्रोमेटेड, तो 4 क्रोमेटेड। तो अगर इससे क्वेश्चन क्या आते हैं वो देखो, आपसे पूछ सकता है कि एक जो प्रोफेज है उसमें कितने क्रोमेटेड प्रेजेंट होते हैं, तो आप बता सकते हो ना कितने क्रोमेटेड होते हैं, 4। अगर पूछे कितने क्रोमोजोम, तो 2। क्या डिसअपेयर हो जाता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स भी डिसअपेयर हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो और प्रोफेज में देखा जाए तो स्प्लिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्प्लिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। वही स्प्लिंडल फाइबर या फिर स्प्लिंडल पोल बोलो, बात एक है ना। यही अब हमें पता है ना इसका काम क्या है, ये काइनेटोकोर से अटैच होगा और क्या करेगा, अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, जिसके कारण क्रोमेटिड आपस में बट जाएंगे। प्रोसेस आपको पता है ना। तो बस सेम प्रोसेस होगा आगे। आगे कौन सा फेज आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज में एक प्लेट आता है, वो है उसका नाम है मेटाप्लेट। मेटाप्लेट की बात करो तो वो क्या करता है, वो दोनों क्रोमोजोम के सेंट्रोमेयर से होकर के जाता है एक प्लेट, उस प्लेट को कहते हैं मेटाप्लेट। और क्या करता है इस मेटाप्लेट मेटाफेज में, और क्या होता है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, वो जाकर के इस क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। क्लियर है, अटैच हुए हैं, सिर्फ ध्यान सुनना। मेटाफेज में सिर्फ जो ये जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रो काइनेटोकोर से जाकर के अटैच हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हैं। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इस एनाफेज में। किस में होता है, एनाफेज में। एनाफेज में जाकर के ये जो स्पिंडल फाइबर है वो अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और जिसके कारण ये जो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये ले लेगा, एक क्रोमेटिड ये ले लेगा, और एक क्रोमेटिड इधर, एक क्रोमेटिड इधर, तो इस तरह से क्रोमेटिड टूट जाएंगे। क्लियर है, एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमेटिड जो है वो खींच करके कहां पर आ जाएगा, पोल के पास आ जाएगा, मतलब कि बोलो तो स्प्लिंडल फाइबर के पास आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अब कौन सा फेज आएगा, टेलोफेज आएगा। तो टेलोफेज जैसे ही आता है ना, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डिसअपेयर हुआ था वो वापस आने लगेगा। सेल ऑर्गेनल्स जो गायब हो चुके थे वो फिर से आने लगेंगे। और यहाँ हमें देखने को मिलेगा क्या, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये जो है, यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 क्रोमोजोम हुआ करता था, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम हो जाएंगे, 4 क्रोमोजोम हो जाएंगे। एक हो जाएगा ये, एक मिनट मेरा पेन कहाँ गया यार, एक हो जाएगा ये वाला क्रोमोजोम और एक हो जाएगा ये वाला क्रोमोजोम, है ना। तो अब ये देखो, तो ये आप अब टेलोफेज के बाद क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो मतलब एक सेल निकलेगा ये वाला और एक सेल ओरिजिनेट होंगे इस वाले से, है ना। तो ये अब कैसा हो जाएगा, ये भी डिप्लॉइड और ये भी डिप्लॉइड। तो माइटोसिस में इसीलिए कहते हैं कि जो डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद दो दो डॉटर सेल बनते हैं वो डिप्लॉइड ही होते हैं। क्यों होते हैं, देख लिया ना, क्योंकि इसका अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह का होता है। ये क्लियर है, तो आपने अगर आपको ये क्लियर हो गया तो माइटोसिस डिवीजन जो है वो क्लियर है, और इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ईजी था ना, जी बिल्कुल। अब आते हैं मियोसिस डिवीजन पे। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है ना, कि मियोसिस डिवीजन का कहना है कि अगर कोई भी, है ना, अगर कोई सेल डिप्लॉइड है तो वो किसमें टूटेगा, हैप्लॉइड में टूटेगा। अगर किसी के पास 4 क्रोमोजोम है तो कितने क्रोमोजोम में टूटेगा, 2 क्रोमोजोम में टूटेगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये करता क्या है, इक्वली हाफ डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब हम बात करते हैं मियोसिस डिवीजन की। और हमें पता है ना, मियोसिस डिवीजन जो होता है वो 2 बार होता है। क्लियर है, वो 2 बार होता है। एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। तो सबसे पहले बात करते हैं मियोसिस 1 की। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को पहचानेंगे कैसे, तो मियोसिस 1 अगर होगा तो जितने भी फेज हमारे आते हैं ना, वो सारे में 1 लग जाएगा, जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 होगा तो हो जाएगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। क्लियर है, जी बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या समझना है वो देखो, आपको सेम वही लॉजिक है। ये एक सेल है, इसके अंदर सेल ऑर्गेन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है।
प्रोफेज 1 जब आएगा तो उसी तरह इसमें भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो डिसअपेयर हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगा और डीएनए जो है जो क्रोमोसोम है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, कुछ इस तरह से। अब दोनों में डिफरेंस बस आपको याद रखना है, वहां पर क्या हो रहा था ना, स्प्लिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ प्रोफेज 1 में क्या होता है, दो सेल्स के बीच क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है, जो दो क्रोमोसोम है ना उसके बीच क्रॉसिंग ओवर शुरू होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होना। किसका ट्रांसफर होना, जेनेटिक मटेरियल का, मतलब कि कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है इस वाले क्रोमोसोम से होकर के इस वाले क्रोमोसोम में आ जाएगा और कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है इस वाले क्रोमोसोम से इस वाले क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के कारण क्या चांसेस होता है, म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन अगर ज्यादा होगा तो उससे वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन अगर ज्यादा हो जाएगा तो हम किसी को तो कहते हैं इवोल्यूशन। इसी तरह से तो होते होते हम आज बंदर से आज कैसे बन गए, इंसान बने हैं पर अंदर से आज भी बंदर ही है है ना। चलो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे बाद में, अभी समझते हैं। यह है प्रोफेज 1। अगर देखा जाए तो इसमें क्रोमेटिड कितने हैं, 4 क्रोमेटिड है सर, बिल्कुल सही है, 2 क्रोमोसोम है तो कितने क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड। अभी ये बॉडी कैसा है, सेल बॉडी कैसा है, डिप्लॉयड है। क्यों डिप्लॉयड है, क्योंकि अब तक डिवीजन नहीं हुआ है, क्लियर है। अब कौन सा फेज आएगा, मेटाफेज आएगा। मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, तो उसी तरह स्प्लिंडल फाइबर यहाँ अटैच है। स्प्लिंडल फाइबर जो है अटैच किससे होगा, काइनेटोकोर से अटैच होना है, सिंपल सी बात है, काइनेटोकोर से अटैच होगा, इसमें भी काइनेटोकोर से कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा। और बीच में जो हमने बोला था ना कि दो जो सेंट्रोमेयर होता है उसके बीच से जो लाइन जाती है उस प्लेट को कहते हैं मेटाप्लेट। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस दिख रहा होगा आपको, है ना, कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या, ये देखो तो ये डायग्राम, ये जो मेटाफेज है 1 देखो, और सिंपल सी बात है इस मेटाफेज को देखो, कुछ डिफरेंस दिख रहा है डायग्राम आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। ये मेटाफेज डायग्राम को देखो और ये मेटाफेज 1 को देखो, डिफरेंस ये दिख रहा है कि ये जो है ना क्रोमोसोम को देखो ना, तो क्रोमोसोम को घुमा दिया गया है, मतलब क्रोमोसोम को अगर देखो तो इस तरह से रोटेट कर दिया गया है ना, इस तरह से इस जो क्रोमोसोम जो था, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, यहाँ तो सही से बन नहीं रहा, एक मिनट, इस तरह होता है। लेकिन इस डायग्राम को ना इस जो 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया है, इसलिए कुछ इस तरह दिख रहा है, मतलब कुछ तो दूसरे कुछ जो है डिफरेंस है, सेम एक जैसा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं बोल देना कि जिस तरह मेटाफेज है उसी तरह मेटाफेज 1 भी होता है, ऐसा नहीं है। मियोसिस और माइटोसिस जो डिवीजन है वो सेम नहीं होता। क्वेश्चन ऐसा नीट में पूछा था कि क्या जो मियोसिस 1 है, मियोसिस 1 और क्या माइटोसिस सेम होते हैं क्या, उसमें जो भी डिवीजन होता है क्या सेम होता है क्या, तो उसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। वो क्वेश्चन पूछा था एसर्सन रीजन में, बहुत घुमा के पूछा गया था, तो मैं इसीलिए आपको ये पॉइंट बता देता हूँ, है ना, कि ये जो है डिफरेंट होते हैं। लेकिन क्रोमेटिड यहाँ पे देखिए कितने हैं, कितने क्रोमेटिड है, अभी भी 4 क्रोमेटिड है और ये डिप्लॉयड है, बस वही समझना है। अब स्प्लिंडर फाइबर अगर अटैच है तो उसको क्या करेंगे, अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कब करेंगे, तो एनाफेज 1 में करेंगे, और एनाफेज में भी देखो तो कितने क्रोमेटिड, 4, कितने क्रोमोसोम, 2, तो बॉडी कैसा है, डिप्लॉयड, बिल्कुल सही। अब कौन सा फेज आएगा, टेलोफेज। टेलोफेज 1 में देखा जाए तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपेयर हुए तो वापस आ जाएंगे, जो भी सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुआ तो वो भी वापस आ जाएगा। और क्या ये जो देखो, तो ये जो बॉडी है ना इक्वल हाफ में टूट चुका है, मतलब ये देखो तो यहाँ पर कितने क्रोमोसोम लिया था हमने, 2 क्रोमोसोम लिया था, लेकिन ये 2 क्रोमोसोम जो है अलग अलग शिफ्ट हो गया, मतलब एक क्रोमोसोम इधर वाले में, एक क्रोमोसोम इधर, और यही आगे टेलोफेज से फिनिश होगा तो हमारा मिल जाएगा एक, ये देखो एक सेल ये मिल गया और एक सेल ये मिल गया। पहले कैसा था, पहले कितने क्रोमेटिड थे, 4 क्रोमेटिड थे ना, अभी भी टोटल कितने क्रोमेटिड हैं, 4 ही क्रोमेटिड है सर, 8 क्रोमेटिड नहीं हुए। पहले कितने क्रोमोसोम थे, 2, अभी भी कितने क्रोमोसोम है टोटल, 2 क्रोमोसोम है ना, एक क्रोमोसोम ये हो गया और एक क्रोमोसोम ये हो गया। तो इसीलिए हमने कहा था कि मियोसिस डिवीजन जब होता है तो वो क्या करता है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट करता है, मतलब उसका प्लॉयडी लेवल चेंज हो जाता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जी बिल्कुल सही है। अब तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, है ना। पर ये तो मियोसिस 1 है सर, मियोसिस 2 क्या होगा, मियोसिस 2 इसी के आगे जस्ट बढ़ेगा। जैसे कि ये जो सेल है, ये सेल में देखो, ये यहाँ पर क्या है, दो क्रोमेटिड है और
ये बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड है, 2 क्रोमेटिड है और बॉडी कैसा है, हैप्लॉइड है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, हम कोई भी एक सेल लेते हैं, दोनों सेल लोगे तो फिर मेरे को 2 बार बताना पड़ेगा, हम एक सेल को लेकर के आगे बढ़ाएं। ये भी मान लो ये दोनों में से कोई भी सेल लो, बात तो एक ही है, दोनों हैप्लॉइड हो चुके हैं, दोनों में 2 क्रोमेटिड ही है, मतलब एक क्रोमोसोम है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिल चुका है। अब होगा मियोसिस 2, है ना, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 में फिर से हो जाएगा प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 में क्या होगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होगा, सेल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होगा, और क्या हो जाएगा, ये जो स्प्लिंडल फाइबर थे वो आ जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि कोई दूसरा क्रोमोजोम है ही नहीं, दूसरा क्रोमोजोम ही नहीं रहेगा, तो ये जो है क्रॉसिंग ओवर किस क्रोमोजोम के साथ करेगा, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ जो एक लाइन बोलूंगा ना, यार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम नोट कर लेना कि मियोसिस 2 और जो माइटोसिस होता है, डिवीजन होता है, वो दोनों सेम होता है। जी बिल्कुल, माइटोसिस जो डिवीजन है और जो मियोसिस 2 है वो बिल्कुल सेम होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि पहले ये जो मियोसिस जो माइटोसिस था, वहां पर क्या सेल ऑर्गेनल जो सेल ऑर्गेनल डिसअपेयर हुए थे, बिल्कुल हुए थे। स्प्लिंडल फाइबर अराइज हुआ था, बिल्कुल हुआ था। सेम है, चल रहा है ना, बिल्कुल सेम चल रहा है। लेकिन वन में क्या डिफरेंस था, मैंने बताया था ना, वन में क्या डिफरेंस है, वन में डिफरेंस ये था कि प्रोफेज वन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, किसके साथ, दूसरे क्रोमोसोम के साथ। तो ये जस्ट अपोजिट, मतलब अलग चल रहा था, अपोजिट भी नहीं बोलोगे, थोड़ा सा चेंज था इसमें। लेकिन ये जो मियोसिस 2 है वो बिल्कुल सेम चल रहा है ना। मैं इतना बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको याद जरूर करना, है ना। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो, तो आप पूरी भी आप भी मेहनत करना, है ना, उसको समझने में। क्लियर है यहाँ तक। अब प्रोफेज के बाद क्या आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज 2 में क्या होगा, स्प्लिंडल फाइबर जो है, स्प्लिंडल फाइबर जो है वो किससे अटैच हो जाएंगे, क्रोमेटोफोर से अटैच होंगे। कुछ इसी तरह का डायग्राम देखा था हमने पहले, बिल्कुल देखा था सर, यहाँ पर कहाँ पर, तो इस मेटाफेज पे, है ना, इसी तरह अरेंज थे ना, बिल्कुल सही है। मेटाफेज में हमें मेटाप्लेट दिखेगी क्या, बिल्कुल दिखेगी। कहाँ से, तो वो दोनों के सेंट्रोमेर से होकर के जाएगा, बिल्कुल सही, चला गया चला गया। एनाफेज में क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा, जिसके कारण क्रोमेटिड आपस में चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे, वो चला जाएगा। टेलोफेज 2 आएगा, टेलोफेज 2 में जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुए तो वापस आएगा, बिल्कुल आएगा। अब डिसअपेयर होने के बाद देखा जाए तो यहाँ पर कितने क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड, यहाँ पर कितने क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड। लेकिन टेलोफेज में अभी हम पूरा काउंट करेंगे तो टोटल क्रोमेटिड कितने, 2, और बॉडी कैसा, हैप्लॉइड। क्लियर है। अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो निकलेगा, एक ये वाला, अगर ये किए तो कैसा हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर कितने क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड है, और यहाँ पर एक क्रोमेटिड है ना, और ये हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। तो देखा जाए तो क्या पहले क्या था और अब क्या है, मियोसिस स्टार्ट होने से पहले, मियोसिस वन से पहले ये बॉडी कैसा था, डिप्लॉइड था। कितने क्रोमेटिड थे, 4 क्रोमेटिड थे। आगे जाके टूटा किस में, 2 क्रोमेटिड में और हैप्लॉइड में। और ये 2 क्रोमेटिड फिर आगे जाके टूटा किस में है, तो ये 2 क्रोमेटिड फिर आगे जाके एक क्रोमेटिड और हैप्लॉइड में टूटा है। बिल्कुल क्लियर है अब तो। और ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया था शुरू में ही, आपने देखा होगा अगर तो। ये देखो, अब मैं ये डायग्राम दिखा सकता हूँ आपको, ये देखो, यही लिखा था ना मैंने। अगर ये देखो माइटोसिस डिवीजन क्या है, अगर एन है तो एन में टूट रहा है, मतलब हैप्लॉइड में टूटेगा। और अगर ये म्यूसिस होगा तो म्यूसिस में क्या होगा, डिप्लॉइड है तो किसमें टूटेगा, हैप्लॉइड में टूटेगा। और ये हैप्लॉइड फिर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड का भी हाफ हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा था मैंने, चलो बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने ये तो क्लियर कर लिया ना, बहुत ही अच्छा। अब छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है क्या, एक ही समझना है बस आपको, है ना। अब जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो अभी तक आपने फोकस किया तो थोड़ा देर और कर लो, ज्यादा देर नहीं, 10 मिनट ही बोलूंगा, 10 मिनट के अंदर ही हम ये चैप्टर जो है खत्म फिनिश कर देंगे। देखो अब हमें यहाँ G1 फेज में देख लिया था, G2 फेज भी देख लिया और S फेज भी देख लिया। G2 फेज में एक इंपॉर्टेंट बात मेरे को बतानी है, वो है कि इसके अंदर जो है ना टिब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर आपको टिब्यूलिन प्रोटीन समझ नहीं आ रहा तो अपने सेल बायोलॉजी का चैप्टर देखना, उसमें मैंने टिब्यूलिन प्रोटीन के बारे में बताया है। टिब्यूलिन प्रोटीन जो है वो किस में पढ़ाता है, तो माइक्रो टिब्यूल्स में पढ़ा है ना। माइक्रो टिब्यूल्स होता है कि हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर
टिब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसी के अंदर सीलिया और फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। तो ये अलग की बात है, वो उस सेल बायोलॉजी की चैप्टर की है, मैं उतना नहीं बताऊंगा, बस आपको ये बताना है कि G2 फेज में टिब्यूलिन प्रोटीन का काम होता है, बस इतना याद रखना। अब डिवीजन की बात करो तो ये जो हम म्यूसिस डिवीजन किया हमने, है ना, म्यूसिस 1, तो उसमें क्या हो रहा है, सेरीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अपन उसमें करते क्या आए हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके बीच सेरीगेशन कर हमने दिखाया है। सेरीगेशन मतलब कि दोनों के बीच क्रॉसिंग ओवर हमने दिखाया है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हमने बता दिया है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता हुआ दिखाया है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। मेयोसिस में हमने देखा, मेयोसिस 1 में के जो कैरियोकाइनेसिस है, अब कैरियोकाइनेसिस आपको याद होगा, हमने पहले ही देखा है एम फेज में। कैरियोकाइनेसिस के अंदर ही हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज को कंप्लीट किया है। तो मेयोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में और कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1 में देखा जाए तो प्रोफेज 1 में हमारा मेन काम क्या है, प्रोफेज 1 में हमारा मेन काम है क्रॉसिंग ओवर को कराना। या तो यू बोलो कि जहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जो जिस स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था, ये क्रॉसिंग ओवर मैं दिखाता हूं डायग्राम वापस से। ये जो क्रॉसिंग ओवर हमने यहाँ देखा ना प्रोफेज 1 में, देखो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये जो हमने क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर देखा है, ये म्यूटेशन वाला, ये जो क्रॉसिंग ओवर हमने देखा है वो किस स्टेज पे हो रहा है, ये हो रहा है अपना पेकाइटिन स्टेज पे। कहाँ होगा, पेकाइटिन स्टेज। अब ये पेकाइटिन क्या है, क्वेश्चन तो आपको अब ये भी आएगा कि ये पेकाइटिन क्या है, बिल्कुल आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखो हमने ये जो म्यूसिस 1 किया है ना, ये जो म्यूसिस 1 किया है, इसमें हमने प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 किया है। इसके अंदर भी अगर ये सब क्या है, फेजेस हैं, इसके अंदर भी आते हैं सब फेजेस। इसके अंदर भी क्या आते हैं, सब फेजेस आते हैं, मतलब फेज के अंदर भी फेज है ना। बहुत पेचीदा लग रहा होगा, पर यार और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी ने दी है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन देखोगे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो बस आप, मैंने यहाँ एक ट्रिक बनाया है, एक पैटर्न बनाया है, बस आप उसको समझते चलो कि म्यूसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1 में हमारा मेन काम क्या है, क्रॉसिंग ओवर को कराना। और क्रॉसिंग ओवर कौन सा स्टेज पे होता है, तो पेकाइटिन स्टेज पे होता है, ये याद रख लेना। अब मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ, ये लिप्टोटीन है, ये जाइगोटीन है, पेकाइटिन है, डिप्लोटीन है और काइनेसिस है। इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। इसका ट्रिक है ला जरा पानी दे दे, मैंने यहाँ दिया है ना, ला जरा पानी दे दे। ला से याद आना चाहिए आपको लिप्टोटीन, जरा जेड, जरा से ज्यादा जेड, जेड से आना चाहिए जाइगोटीन, पी से पेकाइटिन, है ना, डाइकाइनेसिस, और एक होता है डिप्लोटीन। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, इससे आपका काम तो बन जाएगा। क्योंकि मैंने बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है एक्चुअली, तो अगर बोर्ड का पूछा भी जाएगा ना तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाएगा आपसे, है ना। और नीट वालों को एमसीक्यू ही चाहिए क्योंकि सबको पता है नीट में एमसीक्यू ही आता है। देखो अब मेरे को यहाँ यहाँ मैं जो बताऊंगा ना वो ध्यान से सुनना। ये सब कैसे हैं, ये तो सारे सब फेज है, जिसमें कि लिप्टोटिन फेज और जाइगोटिन फेज का काम है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके बीच पेयरिंग करवाना। क्या करवाना, पेयरिंग करवाना। अगर दोनों के बीच जहां पर पेयरिंग हो रही है, हम समझ जाएंगे वो कौन सा फेज है, लिप्टोटिन फेज चल रहा है या फिर जाइगोटिन फेज है। पेकाइटिन फेज में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस फेज में होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब अगर इसको मिला दिया जाए तो क्या होगा, इसको अगर मिला दिया जाए ना, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, तो क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बस ये आएगा कि हम दो सेल है, पहले तो दोनों सेल के बीच जो क्रोमोसोम है उसको हमने लिया, क्रोमोसोम के बीच क्या कराई गई, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करवाया गया, और ट्रांसफर करवाने के बाद उसको क्या कर दिया गया, दूर भेज दिया गया। तो पास लाने का काम कौन कर रहा है, लिप्टोटिन और जाइगोटिन। जेनेटिक मटेरियल कौन ट्रांसफर कौन करवा रहा है, पेकाइटिन। और उसको दूर कौन कर रहा है, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटिन मिलकर के। कब कर रहा है, अब वो ध्यान से देखना। हाँ, ये जो मियोसिस 1 है ना, वहां पर ही सब क्लियर हो जाएगा। लिप्टोटिन भी, जाइगोटिन भी, पेकाइटिन भी, डाइकाइनेसिस भी और डिप्लोटिन भी। क्लियर है। देखो सबसे पहले देखो, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्लियर है। ये क्रोमोसोम जब साथ में आए ना, साथ में आए
साथ में आए तो कौन सा सब फेज होगा, वो लिप्टोटिन और जाइगोटिन है। जब इस दोनों के बीच ये जो क्रोमोजोम है, ये दो क्रोमोजोम के बीच जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कौन सा सब फेज आया, पेकाइटिन। कौन सा सब फेज आया, पेकाइटिन। पेकाइटिन ने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर करवाया, है ना, क्लियर सी बात है। पर क्रॉसिंग ओवर किसी से तो कराया होगा, ऐसा तो एक्चुअली है ना कि क्रॉसिंग ओवर बोल दिया तो मतलब हवा से हो गया, ऐसा नहीं होता ना। तो वो करता क्या है, ये जो लिप्टोटिन और जाइगोटिन जो फेज आता है ना, वो तो लिप्टोटिन तो क्या किया, दोनों क्रोमोजोम को पहले अपने पास लाया, है ना। लिप्टोटिन ने क्या किया, दोनों क्रोमोजोम को अपने पास लाया, दोनों क्रोमोजोम को क्या किया, अपने पास लाया। जाइगोटिन ने क्या किया, उसकी तरफ उस क्रोमोजोम की तरफ हाथ बढ़ाया, है ना। जाइगोटिन ने क्या किया, इस क्रोमोजोम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, सिनेप्सिस किया, है ना। अब वो जो हाथ मिलाया, मतलब वो हाथ मिलाया तो आखिर क्या हो गया, अब उससे अटैच हो गया, उस दूसरे वाले क्रोमोजोम से अटैच हो गया ये। तो जैसे ही अटैच हुआ वैसे ही पेकाइटिन फेज स्टार्ट हुआ, और पेकाइटिन फेज में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर शुरू हो गया, क्लियर है। और पेकाइटिन फेज में अपन क्रॉसिंग ओवर को इजीली देख सकते हैं, और वो जो सिनेप्सिस किया था, है ना, जो भी जाइगोटिन फेज के अंदर जो दो क्रोमोसोम ने आपस में सिनेप्सिस किया था, उसको भी अपन जो है पेकाइटिन स्टेज में क्लियरली विजिबल कर सकते हैं, मतलब जो है देख सकते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर हो गया, मतलब हमारा पेकाइटिन स्टेज कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे फेज में। पेकाइटिन फेज के बाद क्या है, डिप्लोटिन फेज। डिप्लोटिन फेज का काम क्या है, उसको दूध भेजना। दूध किसके थ्रू भेज रहा है, तो इस स्प्लिंडल फाइबर के थ्रू भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, क्योंकि ये स्प्लिंडल फाइबर क्या कर रहा है, आखिर उसको अलग ही तो करने की कोशिश कर रहा है ना। स्प्लिंडल फाइबर जो है दोनों के काइनेटोकोर से अटैच हो रहा है और अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींचने से क्या हो रहा है, दोनों क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं ना, दूर जा रहे हैं। तो जो डिप्लोटिन था वो क्या कर रहा है, दोनों क्रोमोसोम को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या कर लेगा, एनाफेज जब आएगा तो देख सकते हो एनाफेज में क्या हो रहा था, स्प्लिंडल फाइबर जो है पूरा अपनी तरफ खींच चुका था, मतलब कि वो पूरा दूर हो चुका था, वो टूट चुका था। तो हम यहाँ इस पोजीशन, ये जो हमारा इसके अंदर जो सब फेज आएगा उस फेज को ये कहेंगे डाइकाइनेसिस, मतलब कि अब वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पूरी तरह से सेपरेट हो चुके हैं, इसके बाद और कोई सेपरेशन नहीं होता। लेकिन इसके बाद क्या और कोई सेपरेशन होता है क्या, एनाफेज होने के बाद और कोई सेपरेशन होता है क्या, नहीं होता। टेलोफेज में तो बस वही क्रोमोसोम रहता है जो रहता है पहले था, है ना। तो यहीं पर देख सकते हो कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 और एनाफेज 1, इसी तीनों के अंदर वो पांचों सब फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है ना। लिप्टोटिन और जाइगोटिन और पेकाइटिन इस प्रोफेज 1 के अंदर आ जाते हैं। फिर बात करो डिप्लोटिन, इस मेटाफेज के अंदर आ जाते हैं, और ये जो डाइकाइनेसिस है वो एनाफेज में खत्म हो जाता है। मेरे को बस यही चीज समझाना था, लेकिन मेरे को थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना तो आप बता सको, इसलिए मैंने इतना डिटेल में आपको बताया। क्लियर है। और टेंशन मतलब बोर्ड्स की एग्जाम जो दे रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि नोट्स अवेलेबल है, यहाँ देख सकते हो। मैंने वही चीज लिखा है जो मैं बोला है, जो मैंने यहाँ लिखा है। क्लियर है। इसके बस यहाँ बता देता हूँ, ये जो डिप्लोटिन है ना, डिप्लोटिन दूर जाता कैसे है, स्प्लिंडल फाइबर के थ्रू तो हमने तो देख लिया था। पर उसके ऐसा नहीं कि स्प्लिंडल फाइबर जो है वो खींचता है तो ही होता है। दो रीजन है देखो, एक रीजन तो स्प्लिंडल फाइबर होता है, दूसरा रीजन ये होता है ना कि जब क्रॉसिंग ओवर होता है ना तो उसके जो डीएनए का जो अरेंजमेंट होता है ना वो अलग हो जाता है। जैसे कि मान लो दो इंसान है, एक लड़का एक लड़की है, मान लो, है ना, एक लड़का है और एक लड़की है। दोनों के बीच अगर मान लो लड़ाई करवानी है ना, दोनों के बीच क्या करवानी है, लड़ाई करवानी है। सिंपली सोचो, तो वो लड़ाई तभी करेगी ना जब लड़की बोलेगी कि मुझे शॉपिंग करना है, लड़का बोलेगा शॉपिंग मैं नहीं करा सकता। तो सिंपल सी बात है, लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों अपोजिट बोल रहे हैं, मतलब एंटी पैरेलल बोल रहे हैं, है ना, अलग अलग सोच है, तभी लड़ाई होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर ये क्या है, क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम से अटैच है जीन। क्या अटैच है, जीन। एक मदर का क्रोमोजोम है, ये फादर का क्रोमोजोम है ना।
ये फादर मदर का जीन है, ये फादर का जीन है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ ए है, कैपिटल ए स्मॉल है, यहाँ कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी। इस तरह का अरेंजमेंट है क्रॉसिंग ओवर होने से पहले। अब क्रॉसिंग ओवर कब हुआ है? पेकाइटिन स्टेज में, याद रखना है क्योंकि कब हुआ है तो पेकाइटिन स्टेज में हुआ है ना। और पेकाइटिन स्टेज से पहले, पेकाइटिन स्टेज से पहले कौन सा फेज था? लिप्टोटिन और जाइगोटिन, मतलब ये उस फेज का। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हुआ, मतलब कौन सा फेज है ये? पेकाइटिन। क्लियर है? अब जैसे क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये करता क्या है, ऊपर का तो जीन सेम रहने देता है, नीचे के जीन में गड़बड़ी कर देता है। मतलब कि ये जो क्रोमोसोम है, देख सकते हो ये वाला, ये जो डीएनए है ये चला जाएगा इधर, और ये वाला डीएनए आ जाएगा इधर। देख सकते हो यहाँ कैपिटल बी और कैपिटल डी हो गया है, और यहाँ कैपिटल स्मॉल बी और स्मॉल डी हो गया। मतलब कुछ चेंजेस हो गया जिसके कारण इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, और ये जो क्रोमोसोम जो है सटे हुए रहते हैं वो दूर चले जाते हैं स्पिंडल फाइबर के थ्रू। मस्त समझ में आया ना? चलो क्लियर है अब तो। अब चलो कुछ करते हैं क्वेश्चन। यहाँ चैप्टर हमारा तो फिनिश हो गया, पर कुछ क्वेश्चन किए बिना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत इसमें चिल्लाया है यार, बहुत मेहनत लगा है। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन। क्रॉसिंग ओवर कब हुआ था? बार एक क्वेश्चन तो मैंने पूछा था अभी, क्रॉसिंग ओवर कब हुआ था? जिसने अभी अच्छे से पढ़ा है वो बता देगा कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो पेकाइटिन स्टेज पे हुआ था। बिल्कुल सही। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टेप ऑफ डिवीजन विल अकर्स इन एन टिप सेल टू फॉर्म 128 सेल? ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अलग से नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, है ना। इसको खुद से सॉल्व करना, पर मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 7। कैसे होगा मैं बस क्लू देता हूँ। क्लू आपको बस ये रहेगा कि ये जो आप सॉल्व करोगे ना, ये माइटोसिस डिवीजन से सॉल्व नहीं होगा। इसके आप पीछे आपको म्यूसिस डिवीजन लगाना पड़ेगा। अब इसको लगा के देखो, अब अगर आपको डिवाइड आता है तो बिल्कुल सॉल्व कर लोगे। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक डिवीजन? अब हेटेरोलिटिक डिवीजन किसको कहेंगे? म्यूसिस 1, म्यूसिस 2, माइटोसिस या फिर एमाइटोसिस? अब देखो, एमाइटोसिस हमने नहीं पढ़ा, एमाइटोसिस नहीं पढ़ा, मतलब ये हो नहीं सकता। माइटोसिस में तो हेटेरोलिटिक होता नहीं है। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और ये सिंपल सी बात है, हेटेरोलिटिक डिवीजन नहीं करता, ये होमोलिटिक करता है। मतलब ये डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड में ही कन्वर्ट होता है। तो ये तो फिक्स होना जाना चाहिए आपको ये वर्ड देख करके, या तो मियोसिस 1 होगा या तो मियोसिस 2 होगा। और हमने ये भी बात की थी कि मियोसिस 2 जो है वो कुछ कुछ किसके तरह दिखता है? माइटोसिस के तरह दिखता है। डिवीजन हमने देखा था ना, सेम था कि नहीं था? किस तरह से स्पिंडल फाइबर अटैच थे, उस टाइम मैंने बोला भी था। अगर आपने पॉइंट अगर आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, उस टाइम मैंने बोला भी था, है ना। उस टाइम मैंने बोला था ये चीज। तो इसका आंसर किसको जाएगा? म्यूसिस 1 को जाएगा। और ये क्वेश्चन जब बात करूं तो ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सोचो कितना इजी क्वेश्चन था ये। जिसको अगर पता होगा उसने सही आंसर दिया होगा, जिसको नहीं पता होगा उसने गलत कर दिया होगा, है ना। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। वो है, इफ द सेल इज डिप्लॉयड इन G1 देन आफ्टर द S फेज सेल रिमेन्स बिकम्स। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ना। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक सेल है, कैसा है? डिप्लॉयड है। कब है डिप्लॉयड? G1 में। कब है? G1 में। उसके बाद क्या हुआ? S फेज आएगा। तो S फेज में भी क्या वो डिप्लॉयड ही रहेगा या फिर हैप्लॉयड हो जाएगा? या तो फिर वो 4n हो जाएगा या 8n हो जाएगा, आपको बताना है। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि ये जो फेज है ना, G1 फेज, G2 फेज या फिर S फेज, ये सारे फेज में कभी भी प्लोइडी लेवल चेंज नहीं होता है। मैंने ये चीज पहले ही बताया है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी बताया है, प्लोइडी लेवल चेंज नहीं होता है। जो प्लोइडी लेवल होगा वही प्लोइडी लेवल रह जाएगा। तो अगर डिप्लॉयड है बाद में भी डिप्लॉयड ही रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा 2n। क्लियर है? चलो, और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। तो सेल बायोलॉजी का चैप्टर आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और आपको चैप्टर कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना।